से एक संयोजी जो कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, ढका होती है, मतलब ढकी होती है तथा वह पतले कैप्सूल के समान दिखाई देती है ना। किसके समान दिखाई देती है? पतले कैप्सूल के समान दिखाई देती है। कहा जाता है कि वृक्क जो किडनी होता है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? उसको कॉर्टेक्स। जो कहा जाता है कि इस तरह से किडनी का जो बाहरी भाग होता है ना, बाहरी भाग, तो इस बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्टेक्स जो है क्या है देखिएगा। अब यहाँ पे कहा जाता है कि इसके आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। इसको हिंदी में कॉर्टेक्स को प्रांतस्थ कहते हैं और हिंदी में इसको अंतरस्थ कहते हैं। कहा जाता है कि इसमें 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना होती है। इसमें जो संरचना होती है वह 15 से 16 पिरामिड के बराबर होती है। अब कहा जाता है कि अब इसका नेफ्रॉन की संरचना क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की संरचना में कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 मतलब कि यहाँ पे 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मतलब कि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें प्याले जैसी संरचना पाई जाती है। अब वह नेफ्रॉन देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि नेफ्रॉन है तो ये क्या है? प्याले जैसी है कि नहीं? अब आपको जिसको क्या कहते हैं? प्याले जैसी रचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? बोमेन संपूर्ण के नाम से जानते हैं। यह प्याले जैसी रचना होती है जिसको हम लोग बोमेन संपूर्ण के नाम से जानते हैं। अब कहा जाता है जैसे जो ग्लोमेरुलस नामक रक्त से घिरा होता है, जिसमें कौन से ब्लड पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस, मतलब कि यह रक्त होता है जिससे वो पूरी तरह से घिरी रहती है। अब कहा जाता है कि वृक्क के कार्य क्या होता है? वृक्क क्या क्या करती है, मतलब किडनी क्या क्या करती है? तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि वृक्क क्या करती है कि यह जो है कि ब्लड को शुद्ध करती है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें करती है। तो क्या करती है? मतलब कि मूत्र को निकालने में भी मदद करती है, मतलब कि पेशाब को निकालने पूरी तरह से मदद करती है। वृक्क के द्वारा मूत्र उत्सर्जन तथा रक्त को शुद्ध किया जाता है, जो 3 चरणों में पूर्ण होती है। क्या है? पहला चरण है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। किसी भी चीज को फिल्ट्रेट किया जाता है, मतलब जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन वगैरह जो हम लोग लिए उसको फिल्ट्रेट करके ब्लड में कंबाइन करना और इसके बाद उसको प्रोटीन में बदलना। उसके बाद बताते हैं कि उसको पूरी तरह से मतलब कि रक्त में बदलना। अब उसके बाद पुनर्अवशोषण। पुनर्अवशोषण का मतलब होता है कि उसको अवशोषित करना। जैसे दूसरों रूपों में बदलने के बाद क्या किया जाता है कि उसको अवशोषित कर लिया जाता है। जो बच गया उसको क्या अवशोषित कर लिया, जो नहीं बचा वो मल मूत्र के माध्यम से बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है ना। उसके बाद श्रवण करना, मतलब कि सेक्रेशन क्या होता है? उसको स्रावित करती है, दूसरों रूपों में कन्वर्ट करती है। अब क्या करती है? उसको दूसरे रूपों में कन्वर्ट करती है। वो कन्वर्ट करने में क्या क्या होता है ध्यान देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आता है मूत्र की बनावट। अब कन्वर्ट करने के बाद क्या क्या आया? तो मूत्र की बनावट में क्या हुआ कि मूत्र में साधारणतः यूरिक तथा NaCl पाया जाता है, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूत्र में क्या होता है? NaCl पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर एक मनुष्य 24 घंटे में अगर 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेती है, कितने लेती है? मतलब कि कहा जाता है कि 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेती है, तब उसके मूत्र की प्रतिशत क्या होगा? तो जल जो कितना निकलेगा? 96% जल हो जाएगा और ठोस जो हो जाएगा 4% और यूरिया जो निकलेगा मूत्र 2%, है ना। तो हमने जो कहा जाता है कि तुरंत पेशाब नहीं लगता कुछ समय के बाद 2%। अगर 10% होगा तो लगातार लगले रहेगा जी पूरा रहेगा। अब देखिए कहा जाता है कि यूरिक अम्ल जो अब उत्सर्जित किया, तो उत्सर्जित करने के बाद क्या आया? तब ब्लड में इसकी सामान्य मात्रा 2 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है। मतलब कि इसका जो है कि ब्लड इसकी मात्रा, जैसे यूरिक अम्ल मतलब यूरिक की मात्रा, जो यूरिक एसिड है यूरिन में, ब्लड की मात्रा कितना होता है? तो कहा जाता है कि 3 mg, मतलब कि मिलीग्राम से लेके मतलब 2 से मिलीग्राम लेके 3 mg मिलीग्राम के प्रत्येक रक्त में 100 ml रक्त होती है।
इतना मिलीग्राम जब निकलेगा यूरिक का निर्माण होगा तो उसमें 100 ml रक्त में पूरी तरह से उसका प्रोडक्ट आ जाता है। अब कहा जाता है कि प्रतिदिन करीब 1.5 से लेके 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ निकलता है। कितना निकलता है? 1.5 से लेके 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ क्या करते हैं? यूरिक एसिड बाहर की ओर निकलते हैं। कहा जाता है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। क्या होता है? यूरोक्रोम के। जब यूरोक्रोम की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो मूत्र का रंग पीला हो जाता है। जैसे कहने का मतलब फीवर हो गया, इंसान को जब फीवर हो जाता है तो उस समय बुखार जिसको कहते हैं, तो उस फीवर में मूत्र का रंग क्या होता है? पीला होता है ना। देखिएगा दवाई भी खाता है तो उसमें यूरिक एसिड जो है छोड़ती है, मतलब कि यूरोक्रोम की मात्रा उसमें बढ़ते रहती है, जिसके कारण उसका पेशाब का रंग क्या होता है? पीला होता है। कहने का मतलब उपवास भी करते हैं तो उपवास करने के बाद भी क्या होता है? पीला पीला पेशाब निकलता है। तो वो भी क्या होता है? उस स्थिति में यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण पेशाब का रंग क्या होता है? पूरी तरह से पीला होता है। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि जो नेफ्रॉन की संरचना है उसमें अविवाहित धमनियां होता है। अविवाहित जिसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। डिसेंडिंग ऑर्डर जो एक धमनिया में बहती है, जैसे ब्लड वेसल्स का मात्रा होता है तो डिसेंडिंग और एक अवरोही क्रम में उसको बढ़ते रहती है। अब देखिए अपवाही धमनिया जिसको असेंडिंग ऑर्डर, जिसको कहते हैं अवरोही क्रम, उसमें बहती है। अब उसके बाद यह संग्राहक नली है, जब यहाँ से फिल्ट्रेट करती है, जब ब्लीड जो है ब्लड को पूरी तरह से कुंडली से होते हुए अब यहाँ पे हेनले अवरोही क्रम जिसका आ जाता है अवरोही, जिसको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए। तो हेनले का चाप है जो अवरोही क्रम जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर, और हेनले का यह चाप है अधिरोही जिसको असेंडिंग ऑर्डर के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहाँ से एक बढ़ते क्रम में से फिर घटते क्रम के रहता है और यहाँ से मूत्र वाहिनी की ओर ब्लीड पूरी तरह से निकालते हैं। ठीक है, यह चैप्टर आज का खत्म हो गया।